चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। टीवाई बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 1 में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट कैटेगरी के रेशियोज है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लीवरेज रेशियो। नाउ लीवरेज का मतलब होता है कि जो डेट होता है उसका इस्तेमाल करना। देखो क्या कहा है कि फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू यूज ऑफ डेट फाइनेंस। while debt capital is a cheaper source of finance, it is also riskier source of finance, and leverage ratio help in assessing risk arising from the use of debt capital। देखो जैसे बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है तो वो फंड दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक इक्विटी फंड यानी कि ओनर्स फंड हो सकता है, और दूसरा बोरोड फंड यानी कि डेट फंड। तो एक डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ओनर्स फंड का इस्तेमाल हो सकता है। उसमें जो डेट फंड है ना वो कंपैरेटिवली चीपर है। चीप मतलब सस्ता है। क्यों? क्योंकि उसको अरेंज करने के लिए भी अपने को कम एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता हूं कि मैं शेयर इश्यू करके पैसा कलेक्ट करूं, और दूसरा है मैं बैंक में से लोन ले लूं। 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक मैं पब्लिक को शेयर इश्यू करके पब्लिक के पास से पैसा कलेक्ट करूं, या अपनी फेवरेट पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर विजय माल्या जाता है, जहां पर नीरव मोदी जाता है, तो हम सोच रहे हैं हम भी चले जाए, वहां से हम लोग लोन ले ले 100 करोड़ की। तो अभी मेरे लिए कौन सा रास्ता आसान रहेगा? लोन लेना। क्योंकि लोन के लिए मुझे सिर्फ बैंक के वो लोन ऑफिसर को या जो भी रिस्पेक्टेड वहां पर ऑफिसर होंगे उनको ही कन्विंस करना है। जबकि शेयर के थ्रू पैसे कलेक्ट करने के लिए मुझे कितने सारे लोगों को कन्विंस करना है, कितने सारे लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके लोगों के पास से पैसा आएगा। वहां पर तो मैंने एक मैनेजर को थोड़ी सी लालच दे दी तो भी पैसा मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट ये तो कहने की बात है। बट वो मेरे लिए इजी हो जाएगा फंड अरेंज करना। उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट भी जो लोन या बोरोड फंड होता है उसमें एक फिक्स होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। अगर मैं शेयर इश्यू करता हूं और मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स ले जाएंगे। सपोज 30% प्रॉफिट मार्जिन पे मैं वर्क कर रहा हूं तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का माना जाता है। जबकि बोरोड फंड है तो मैंने 9% इंटरेस्ट रेट पर लोन ली है तो 9% उनको दे दो, बाकी का अपना। तो यहां पे ये चीपर है बट रिस्की भी है। रिस्की क्यों? एक तो लोन लेने के लिए कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज करनी पड़ सकती है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। शेयर में ये होगा कि भाई प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना है, तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं देंगे। और कोई शेयर होल्डर ऐसा नहीं कह सकता भाई आपने हमको डिविडेंड नहीं दिया, नहीं, नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं देंगे। बट बोरोड फंड है, डेट फंड है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपलसरी देना ही पड़ता है, तो ये रिस्की है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि एक दिस इज द वन वे के शेयर होल्डर को अपना ही पैसा यानी कि ओनर्स फंड ही इस्तेमाल करना चाहिए, या नहीं सिर्फ बोरोड फंड ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई भी बिजनेस देख लो, कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो प्योरली ओनर्स फंड के ऊपर टिकी हुई होगी, या कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो प्योरली बोरोड फंड के ऊपर टिकी होगी। दोनों ही रिस्की है। तो सही चीज क्या है कि हम लोग फंड बोरो करें यानी कि डेट का इस्तेमाल करें, बट कुछ कैपेसिटी तक, कुछ लिमिटेशन तक। भाई ये हमारी लिमिट है, यहां तक हम बोरोड फंड यूज करते हैं यानी कि डेट इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा है। अगर इस लिमिट को क्रॉस करके हम ज्यादा डेट कर देते, ओवरबर्डन हो जाते हैं डेट से, तो हमें तकलीफ हो जाएगी। तो फिर हम भी श्रीलंका बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओवरबर्डन ना हो जाए ये ध्यान रखना है। तो ये जो लीवरेज रेशियो है ना, ये हमको बताएगा कि भाई देखो यहां तक आप फंड बोरो करो, यहां तक आप डेट रखो, ये आपके लिए सेफ है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आएगी डेट इक्विटी रेशियो। मतलब कि आपकी कितनी इक्विटी है उसके सामने कितना डेट है। ओनर का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है उसके सामने आप फंड कितना बोरो कर रहे हो। ठीक है, क्या कंपैरिजन करना है? ओनर के फंड के सामने बोरोड फंड कितना है। तो ये है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। नाम पर से ही पता चल जाएगा। देखो डेट इक्विटी, तो न्यूमरेटर में रहेगा डेट, डिनोमिनेटर में रहेगा इक्विटी। तो यहां पर देखो उसकी फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट या टोटल डेट जो ऊपर रहेगा वो अपॉन इक्विटी है, तो नेट वर्थ
नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगी एंड रिजर्व एंड सरप्लस आ जाती है, वो नेट वर्थ मानी जाती है। इक्विटी शेयर का फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये दोनों मिलके अपनी हो जाएगी टोटल इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर। तो सिंपल है फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन यहां पर नेट वर्थ, नेट वर्थ यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये अपना हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, जिसका आंसर प्रोपोर्शन में जेम में आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 1:2, सब 1:2 नहीं हो सकता, 2:1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में रखेंगे वो तो 1 ही एज्यूम करता है, तो या तो 1 से छोटा होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए का हमारा बोरोड फंड है, उसके सामने हमारी इक्विटी 1 रुपए ही है, डिनोमिनेशन में इक्विटी है। ओनर्स फंड 1 रुपए का है, तो 2 रुपए हम लोग मार्केट से उठा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स लोअर अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग बाय डेट और वाया लैंडर्स वर्सेस फंडिंग थ्रू इक्विटी। मतलब जितना ये डेट इक्विटी रेशियो कम है, इसका मतलब कि हमने बोरोड फंड कम इस्तेमाल किया है, खुद का पैसा ज्यादा इस्तेमाल किया है। सपोज 0.5:1, या इसका मतलब क्या कि 1 रुपया अगर ओनर ने लगाया है तो उसके सामने 50 पैसे उसने मार्केट में से उठाया है, मतलब फंड बोरो किया है। तो जितना कम है ये डेट इक्विटी रेशियो, इसका मतलब कि हमने मार्केट से कम पैसा उठाया, बोरोइंग कम किया है, ओनर का खुद का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक तरह से सेफ साइड की निशानी है। दूसरा रहेगा डेट असेट रेशियो, जैसे डेट इक्विटी है उसी तरह से डेट असेट। इसमें क्या होगा कि हमारी असेट है, उसके अंदर डेट का कंपोनेंट कितना है, डेट अपॉन टोटल असेट, क्योंकि ऑब्वियस है, हमने देखा था कि शेयर, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो, बैलेंस शीट इक्वेशन याद करो, क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। तो यहां पर डेट टू असेट रेशियो मतलब कि हमारी जो असेट है उसके अंदर डेट का कंपोनेंट कितना है, मतलब ये असेट हमने जो भी खरीदी है उसमें बोरोड फंड कितना लगा हुआ है और उसके सामने ओनर का फंड कितना लगा हुआ है। तो पहला है डेट टू इक्विटी, अभी है डेट टू असेट, तो फॉर्मूला तो सेम, जो पहला नाम है डेट, तो टोटल डेट अपॉन टोटल असेट। डेट नॉन करंट, करंट जो भी है नॉर्मली वो लॉन्ग टर्म ही रहता है, अपॉन टोटल असेट, टोटल असेट के अंदर फिक्स असेट यानी कि नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, ये दोनों कवर होती है, प्लस इन्वेस्टमेंट। हाँ, फिक्टिशियस असेट ये टोटल असेट में कवर नहीं होती है, याद रखना। टोटल असेट जितने भी फॉर्मूला में टोटल असेट वर्ड आता है तो वहां पर नॉन करंट असेट यानी कि फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट इंक्लूड नहीं होती है। फिक्टिशियस असेट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, लाइसेंस के एक्सपेंस है, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखी जाती है, बट वो टोटल असेट में कंसीडर नहीं होती है ये फॉर्मूलाज में, ठीक है। और तीसरा और आखिरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि हमारे अर्निंग इतनी हो रही है कि हम हमारा इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट्स करंट इंटरेस्ट पेमेंट विथ इट्स अवेलेबल अर्निंग। मतलब हमारी अवेलेबल अर्निंग, जो इंटरेस्ट है, हमने फंड बोरो किया है, डेट लिया है, तो उसके ऊपर ऑब्वियस है कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम कितना टाइम इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं, मतलब हमारा अर्निंग कितना हो रहा है। तो फॉर्मूला रहेगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT, कई बार इसको यहां पर सॉरी EBIT यूज होता है, PAT या EAT होता है, अर्निंग बिफोर, यहां पर प्रॉफिट बिफोर भी वर्ड यूज हो सकता है, PBIT भी हो सकता है, EBIT कहो या PBIT कहो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो EBIT या PBIT अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा क्योंकि एग्जांपल के अंदर हमको बोरोड फंड और उसके परसेंटेज दे दिए होंगे, तो वो अप्लाई करेंगे तो सीधा अपने को इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT अपॉन इंटरेस्ट, तो अपने को मिल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 3 फॉर्मूला याद रखनी है, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी,
देन डेट असेट रेशियो, डेट अपॉन असेट्स एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पीबीआईटी या ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला याद रह जाएगी तो एग्जांपल इजी होंगे। क्लियर? चलो फॉर्मूला में किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो तो हम लोग इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1, कंपनी X has a PAT profit after tax of 2,40,000, interest on long term debt 1,20,000, tax rate 50%, interest coverage ratio is how much? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है, मतलब आखिरी वाला। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला क्या है? पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी या पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो अपने को दो चीजें चाहिए, एक इंटरेस्ट चाहिए और एक पीबीआईटी चाहिए। अभी देखना है कि क्या पीबीआईटी डायरेक्टली दे दिया है या इंटरेस्ट डायरेक्टली दे दिया है। तो इंफॉर्मेशन देखो, कंपनी हैज अ, क्या है कंपनी के पास? पीएटी है, पीबीटी नहीं है, पीएटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब ईबीआईटी उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, उसमें से टैक्स माइनस किया और उसके बाद जो अमाउंट होती है वो अपनी पीएटी की होती है। और वहां पे पीएटी दे दिया और अपने को सबसे ऊपर वाला चाहिए, पीबीआईटी चाहिए। वर्किंग करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट यहां पर अपने को दिया है पीएटी और हमको जरूरत है ईबीआईटी की या पीबीआईटी की। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ये डायरेक्टली दे दिया है, चलो ये काम हो गया अपना। इंटरेस्ट दे दिया है, कोई बार ये इंटरेस्ट नहीं देंगे, उसकी जगह पे ऐसा लिखा होता कि भाई कंपनी हैज 12 लाख 10% लोन फ्रॉम बैंक या 20% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1,20,000 या 12 लाख। तो जो भी डिबेंचर की अमाउंट है या लोन की अमाउंट है उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो अपने को इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। यहां पर डायरेक्टली दे दिया है, हाँ डायरेक्टली नहीं दिया है अपने को पीबीआईटी। तो यहां पर हम लोग वर्किंग करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको फॉर्मेट याद हो ना, तो पीबीआईटी की कुछ अमाउंट होगी, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट। फिर ये माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगी जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है टैक्स, इसके ऊपर होता है टैक्स। और ये टैक्स की अमाउंट माइनस करो तो जो बैलेंस अपने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएटी या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये सीक्वेंस होती है, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो अपने को मिलेगा पीएटी। अभी ये एग्जांपल में अपने को क्या दिया हुआ है? पीएटी दे दिया है, तो पीएटी हम लोग लिख देते हैं 1,20,000। चलो जो चीज दे दी है वो मैं लिख देता हूं, हाँ सॉरी 2,40,000, ये वाला 2,40,000। इंटरेस्ट भी अपने को दे दिया है 1,20,000, तो वो भी लिख देते हैं। माइनस होता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा 1,20,000। अभी ध्यान से समझ रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टैक्स के परसेंटेज कितने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स 50% है। अभी ध्यान से समझना, ये टैक्स किस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? इस अमाउंट के ऊपर, ये अमाउंट के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देने के बाद जो अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। तो ये टैक्स के 50% हमें इसके ऊपर, ये अमाउंट के ऊपर अप्लाई करने होते हैं, पर ये अमाउंट तो अपने पास है ही नहीं। तो सर परसेंटेज अप्लाई कैसे करें? कोई बात नहीं, हम लॉजिक सोचते हैं। ये जो भी अमाउंट होगी उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद अपने पास पीएटी की अमाउंट रहेगी। अभी ये टोटल अमाउंट में से टैक्स कितने परसेंट माइनस हो रहा है? तो ये 50% माइनस कर दो तो बाकी की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 50% ही होगी। टैक्स के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, यहां पर 35% हो सकता है, तो ये 65% हो गया अमाउंट। ये रिमेनिंग 50% ऐसा समझो। ध्यान से लॉजिकली सोचना, दिमाग से सोचना, रट्टा मत मारना। जो इंटरेस्ट के बाद और टैक्स के पहले यानी कि पीबीटी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं। टैक्स की अमाउंट माइनस कर दे जो भी परसेंटेज, तो वो बाकी की अमाउंट वो अपना पीएटी होता है। यहां पर पीएटी अपने को 50% दे दिया है और टैक्स है 50%,
तो इसका मतलब ये भी 50% है, ये भी 50% ही होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट में से टैक्स 50% है, तो बाकी की अमाउंट प्रॉफिट की 50% ही होगी। तो ये 50% 2,40,000 है, तो ये 50% कितने होंगे? 2,40,000 ही ना। 50% 2,40,000, तो 50% कितने? 2,40,000। अभी यहां पर सपोज टैक्स परसेंटेज 35% दिए होते, तो यहां पर क्या होता है, ये अमाउंट 65% होती। तो 65% पे 2,40,000, तो 35% पे कितना? सपोज 40% टैक्स होता, तो ये रिमेनिंग 60% बचता। तो हम लिखते 60% की अमाउंट है 2,40,000, तो 40% की अमाउंट कितनी? तो अपने को टैक्स की अमाउंट मिल जाएगी। यहां पर टैक्स मिल गया, अभी अपने को रिवर्स में जाना है। तो देखो, माइनस करते थे ना, उसको हम प्लस करेंगे, ध्यान से समझना। ये अमाउंट कैसे मिली? टैक्स की अमाउंट माइनस कर देने के बाद। तो ये रिवर्स में जा रहे हैं, तो उल्टा करेंगे, मतलब इसको हमें प्लस करना होगा। तो 240 प्लस 240, 4,80,000। ये भी माइनस में है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी प्लस। तो 480 में 120 प्लस करेंगे, तो ये अपने को पीबीआईटी जो एक्चुअली में फॉर्मूला के लिए चाहिए वो हमें मिल गया। इस एग्जांपल में ये ढूंढना इंपॉर्टेंट है। यही चीज एमसीक्यू के एंगल से सिर्फ पीबीआईटी भी पूछे, अपने को रिवर्स कैलकुलेशन पता चलना चाहिए, माइंड शार्पली दौड़ना चाहिए, कैलकुलेटर पे विद इन 30 सेकंड्स हो जाएगा, ऐसा ही है ये। तो अभी अपने को मिल गया, तो हम मेन फॉर्मूला के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो ईबीआईटी मिल गया 6 लाख, इंटरेस्ट डायरेक्टली दे दिया है अपने को 1,20,000। तो कैलकुलेटर पे 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 मतलब 5 टाइम्स। अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स है, मतलब जितना इंटरेस्ट हम पे करते हैं उससे 5 गुना हम लोग अर्न कर लेते हैं। अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होता ना, तो ऐसा होता कि यार आप इंटरेस्ट तो कमा इतना भी नहीं कमा रहे हो जिससे इंटरेस्ट पे कर सको। यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग 5 गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, उतना हमारे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ये अच्छी चल रही है, मतलब पॉजिटिव साइंस है। चलो करो कंप्लीट। चलो लिख दिया है सबने यहां तक। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। द ईबीआईटी ऑफ पारेल लिमिटेड इज 20 लाख। देखो ईबीआईटी यहां पर दे दिया है, ये ईबीआईटी दिया हुआ है। इट हैड टेकन 10% टर्म लोन फ्रॉम HSBC ऑफ 40 लाख। देखो 40 लाख रुपीस की लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है। व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? यार ये तो बहुत इजी है, एक्चुअली में ये एमसीक्यू के लेवल का है। ईबीआईटी दे दिया है, इंटरेस्ट सिर्फ ढूंढ लो तो मेन फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो। इंटरेस्ट 40 लाख के 10%, तो 4 लाख रुपीस, और फिर मेन फॉर्मूला। चलो अपने को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला बोल, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। पर अगर शॉर्ट सम में पूछा है तो लिखने का सीधा 5 टाइम्स लिख दिया सर, अपने को समझ में आ गया। फॉर मोर डिटेल्स चेक ओवर कैलकुलेटर, ऐसा लिख देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, अपॉन इंटरेस्ट। अभी यहां पर अपने को सिर्फ एक वर्किंग नोट करने की जरूरत है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 लाख की लोन इंटू 10%, 4 लाख रुपीस। तो अभी अपन मेन फॉर्मूला के अंदर अमाउंट लिखते जाएंगे। ईबीआईटी एग्जांपल में रेडीमेड दिया हुआ है 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 5 टाइम्स। दिस इज अवर आंसर। बहुत सिंपल है, चलो करो कंप्लीट। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एज ऑन 31 मार्च 2020। डेट चेंज हो सकती है, मेन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डेट की अमाउंट चाहिए।
डेट इक्विटी रेशियो 0.50 टाइम्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस। अपने को डेट इक्विटी रेशियो दे दिया और डेट की अमाउंट चाहिए, तो डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला अपने को पता है, डेट अपॉन इक्विटी। अभी यहां पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम लोग इक्विटी ढूंढ लेते हैं पहले तो कि नेट वर्थ कितनी होती है, क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे दी है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होती है डेट इक्विटी रेशियो की, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यस, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेट वर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेट वर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी एक्चुअली में नेट वर्थ क्या वर्किंग कर सकते हैं और ना भी करे तो कोई इतने टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली शेयर कैपिटल दे दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस भी दे दिया है। और मैंने अभी आपको आगे समझाया था कि नेट वर्थ के अंदर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स कवर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर एक वर्किंग नोट कर ही देते हैं। वर्किंग नोट 1, नेट वर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो अपने को एग्जांपल में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी है 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी रेडीमेड एग्जांपल में दिया हुआ है 5 लाख, तो 15 लाख। ये दो चीजें मिल गई। देखो नेट वर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो नेट वर्थ 15 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जांपल में दिया हुआ है 5 लाख के, तो वो अपने को मिल गए। लॉन्ग टर्म डेट को ढूंढना है और डेट इक्विटी रेशियो दे दिया है, कितना है देखो 0.50। तो यहां पर अभी हम लोग मेन फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। देखो 0.50 इज इक्वल टू डेट तो अपने को ढूंढना है अपॉन नेट वर्थ ढूंढ लिया 15 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। तो अभी यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, जो डिवीजन में है नीचे वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 0.50 इंटू 15 प्लस 5 20 लाख इज इक्वल टू डेट। तो अपना टोटल डेट क्या हो गया, 20 इंटू 0.5 करोगे 0.5, 10 लाख। तो ये 10 लाख ये अपना आंसर। चलो समझ के कंप्लीट करो। चलो ये एग्जांपल हो गया हो, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ SEL सेल लिमिटेड कैलकुलेट डेट असेट रेशियो। 10% डिबेंचर 7 लाख के है, 12% बैंक लोन। देखो यहां पर दो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट दो आए, एक डिबेंचर भी आई और एक लोन पण आई। करंट लायबिलिटी यानी कि करंट हो गए, वो दो नॉन करंट थे, ये करंट हो गया। फिक्स्ड असेट 30 लाख, करंट असेट 10 लाख। देखो फिक्स असेट और करंट असेट सेपरेट दिए है, तो यहां पर पूछा क्या है मेन अपने को, डेट असेट रेशियो। तो डेट असेट रेशियो की फॉर्मूला पहले तो लिख देंगे, इसके तो नाम में ही इसकी फॉर्मूला है, डेट असेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट, या फिर डेट लिखो चलेगा, अपॉन टोटल असेट। तो यहां पर आप चाहो तो वर्किंग नोट भी कर सकते हो या बिना वर्किंग नोट किए भी टोटल डेट कितना हो रहा है, तो नॉन करंट वाले 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस करंट 10 लाख। यहां पर क्या होगा 7 लाख
10 लाख और 7 है 3 है एंड 10 है 7 लाख 3 लाख 10 लाख। आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट कर सकते हो लाइक टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट, फिर 10% डिबेंचर 7 लाख प्लस 12% लोन 3 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 10 लाख। मैं यहां पर एक ही बार में लिख देता हूं 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10 लाख और डिनोमिनेशन के अंदर टोटल असेट, तो फिक्स असेट 30 लाख। इसका भी आप अलग से वर्किंग नोट कर सकते हो, टोटल असेट इज इक्वल टू फिक्स असेट 30 लाख प्लस करंट असेट 10 लाख, ऐसे कर सकते हो। तो 30 लाख मैं यहां पर ग्रीन पेन से लिख रहा हूं ताकि ये कनेक्शन पता चले, प्लस 10 लाख। तो अभी कैलकुलेटर ले लोगे साथ में, 7 प्लस 3 10 प्लस 10 20 लाख, 30 प्लस 10 40 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख करोगे 0.50, तो 0.50 इज टू 1, मतलब के 50 पैसे के डेट के सामने अपने 1 रुपए की असेट है, या 1 रुपए की असेट के सामने 50 पैसे की अपनी डेट है। डन, लिख दो। क्लियर सबको यहां तक? अभी आखिरी तो कमेंट वाला है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं इसलिए प्रैक्टिस तो करनी ही है। पर दे दिया है, स्टैंडर्ड दे दिया है, एक्चुअल दे दिया है। डेट आगे, जितना डेट कम उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, इतना ध्यान रखना है। डेट कम होगा उतना अच्छा है। तो यहां पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2:1 है, मतलब 1 रुपए की इक्विटी है तो सामने 2 रुपए तक का आपने डेट लिया है तो चलेगा। यहां पर तो 1:1 है, मतलब 1 रुपए के डेट के सामने 1 रुपए तो ओनर के खुद के लगे हुए हैं, तो वो तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के सामने 1:1 है, 1 रुपए के डेट के सामने 1 रुपया ओनर का खुद का लगा हुआ है। तो बिजनेस में बिजनेस डूब जाने का या इंसॉल्वेंट हो जाने के चांसेस ही नहीं होंगे, क्योंकि जितना डेट है उतना सामने ओनर का फंड भी लगा हुआ है। देन टोटल डेट टू असेट, तो 0.75 टाइम्स होना चाहिए, उसके सामने 0.80 टाइम्स है। देखो डेट के सामने असेट, मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे काफी क्लोज है, कुछ खास नुकसान साइड पर नहीं है। डेट में असेट कितनी है, तो यहां पर मतलब असेट के सामने डेट अपना कितना है, तो 0.75 होना चाहिए, 0.80 है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हम कह सकते हैं, बट उतना कुछ खास नुकसान नहीं है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 3 टाइम्स है, तो भाई आप 3 टाइम्स ज्यादा ऑन कर लेते हो तो अच्छी बात है। यहां पर मतलब अपन तो डबल चल रहे हैं, जितना स्टैंडर्ड है उससे भी अच्छे डबल पोजीशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या इंडिकेट करता है, दैट कंपनी इज एबल टू रिकवर 6 टाइम्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट या बोरोड फंड। क्लियर? तो ये कमेंट वाले भी यहां पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो यहां पर अपना ये पूरा जो लीवरेज रेशियो था वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन में भी अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करो, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑफलाइन में भी सबको क्लियर हो गया है? डन, ओके, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो आप लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग हमारे सेशन को खत्म करते हैं।